अभी तक आपको रिजर्व सीटें आपकी डिस्क्वालीफाई की हुई हैं, तो उसके बाद आप उनके खिलाफ को कानून साजी नहीं कर सकते, कोई इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये भी तो ज्यादती की बात है ना कि मलिक रियाज से सारे सियासी लोग मदद भी लेते रहे, वक्तन फवक्तन कोई जहाज उड़ाता रहा उनका, कोई पैसे लेता रहा, कोई उनके थ्रू पेमेंट्स करवाता रहा, और फिर उन्हीं को आप दीवार से लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी गैर कानूनी काम कर रहे थे। 84 दिन की कारकर्दगी देखें तो यूएई का एक बड़ा प्लेज आ गया है। चाइना से सीपैक फेज 2 पे बात आगे चल पड़ी है और एक फॉरेन मिनिस्टर का टूर हो गया है। हसन इकबाल की बातचीत हो गई है। प्राइम मिनिस्टर चाइना जा रहे हैं। अमेरिका से ताल्लुकात ठीक हैं। IMF से अगले 6 बिलियन की बात हो रही है। तो 84 दिन में पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर खान यूट्यूब चैनल। और आज तकरीबन कोई 3 हफ्ते के बाद मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब मेरे हाथ आए हैं दोबारा, और बड़ी मुश्किल से बीच में गायब थे, कभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी उस मीटिंग में, कभी हंगामी मीटिंग जिनकी बड़ी है, खासतौर इस्लामाबाद के जो पावर कॉरिडोर्स हैं उसके अंदर। और आज इन्होंने देखे ना 6:30 बजे का ऐलान करके आज पब्लिक हॉलीडे भी करा दी है। मुजम्मिल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है ये तो लुकमान? लगता है आपने रोहित लाल कमेटी से अनाउंसमेंट करवाई है, जो इतनी लेट हुई है रात को। हाँ, थोड़ी लेट हुई है। 2-3 दिन पहले हो जानी चाहिए थी। मतलब कोई ऐसा तो नहीं था, या तो कोई आफ्टर थॉट आया है, किसी ने आइडिया दिया है एकदम, तो आइडिया क्लिक हो गया है। मुझे लगता है किसी ने आके कान में आइडिया दिया है कि सर छुट्टी ना कर दें, बड़ा शानदार हो जाएगा, तो आइडिया क्लिक कर गया तो छुट्टी कर दी। बड़े अच्छा किया प्राइम मिनिस्टर जो है वो इतनी तगोदौ कर रहे हैं इकोनॉमी के लिए, और एक दिन हम छुट्टी करते हैं तो कई बिलियन का नुकसान हो जाता है, लेकिन अच्छा किया उन्होंने, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, कल यूके में अनअनाउंस्ड एकदम छुट्टी हो गई। वो चूंकि एकदम पार्लियामेंट तोड़ दी, तो कल सारा यूके के बैंक, सारी इकोनॉमी यूके की बंद थी। मुल्कों में ऐसा होता है। आप तो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे दुनिया मैं के रिएक्ट किसी तो कर ही नहीं रहा, मैं तो शुक्र कर रहा हूँ। ही नहीं है और आपने रिएक्ट कर दिया। मैंने कल यूके फोन किया तो पता लगा बैंक्स भी बंद हैं, सारा कुछ बंद है। वो चूंकि जी पार्लियामेंट तहलील हो गई है, तो नेशनल हॉलीडे हो गया और सारी इकोनॉमी बंद कर दी उन्होंने एक दिन के लिए। तो मुल्क करते हैं ऐसे, कोई बात नहीं। अच्छा चलें, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन आज चलें यौम तकबीर मुबारक हो, क्योंकि 12 एक इम्पोर्टेंट दिन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जी जब हमने एटमी धमाके किए हैं, उसके बाद पाकिस्तान और भारत जंग के दहाने पे कई दफा आए हैं। मतलब आप देखें परवेज मुशर्रफ के दौर में 9/11 के बाद पाकिस्तान और इंडिया की आर्मीज के दरमियान एक तवील स्टैंड ऑफ हुआ दोनों तरफ। लेकिन आप देखिए जंग नहीं हुई क्योंकि बम था। उसके बाद मुंबई हुआ, उसके बाद और काफ़ी कुछ हुआ। फिर ये इमरान खान के दौर में बहुत टेंशन हुई जब वो त्यारे वाला वाक़या हुआ। उससे पहले उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा किया, लेकिन जंग नहीं हुई। तो एक क्रेडिट तो आप दें कि जो 65, 71, फिर उसके बाद सियाचिन गया, फिर उसके बाद सर क्रीक हुआ। एक पाकिस्तान और भारत के दरमियान हर 5-7 साल बाद किसी न किसी महाज पर जंग की बात होती थी। वो इस बम ने वो जंग रोकी है। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ। तो चलें, और आप क्या क्या रोक रहा है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो नहीं रोक रहा, वो तो बुलावों पे बुलावे दे रहा है। ये क्या होगा, एंड क्या होगा इसका? देखिए, अदालतों को ऐसे हुक्म नहीं देने चाहिए जिन पर अमल ना हो सके। उमर अता बंदयाल साहब ने 14 मई को पंजाब में इंतखाबात का हुक्म दे दिया था, और तब सब समझा रहे थे कि बंदयाल साहब, मुल्क का पॉलिटिकल डेमोग्राफी एक सूबे में इंतखाब की इजाज़त नहीं देती है। होगा तो सब इकट्ठा होगा। इस तरह एक इंतखाब एक दिन हो जाए एक सूबा, पाकिस्तान की पॉलिटिकल डेमोग्राफी इसकी इजाज़त नहीं देती है। यहाँ इकट्ठे ही चारों सूबों के और मरकज़ के इंतखाबात होते हैं। लेकिन बंदयाल साहब उस वक़्त कोई रुकावट नहीं है मेरा ऑर्डर। लेकिन आप देखिए ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होता। ऑर्डर का जायज़ होना, आईनी होना और बात है, और उसका इम्प्लीमेंट होना एक और बात है। प्रैक्टिकल होना एक और बात है। अगर तो आप मोहसिन अख्तर कियानी साहब के ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल नहीं है। मुझे नहीं लगता उन पर प्रैक्टिकली अमल हो सके। आप कह सकते हैं कि उनकी जुरिस्डिक्शन है, वो दे सकते हैं। तो अदलिया को वो अहकामात देने चाहिए जिन पर वो अमल करवा सकें। ख़याली और आसमानी जो अहकामात हैं ना, उन पर अमल दरामद के लिए फिर ख़याली और आसमानी ताकतें भी चाहिए होती। हुँ। तो ये कहाँ जाएगा? दो इदारों को लड़ाई जो है कहाँ तक चलेगी?
लड़ते लड़ते हो जाएगी गुम, एक की चोंच एक की तोन। सुना हुआ है आपने? किसकी गुम होनी? जिसकी चोंच कमजोर होगी उसकी चोंच गुम हो जाएगी, और जिसकी दोन जरा जो होगी उसकी थोड़ी दुम कमजोर हो जाएगी। आप देख लें चोंच किसकी कमजोर है। जो ज्यादा चोंचे मार रहा है उसकी चोंच जख्मी भी तो होगी ना। हम्म। आपको अपनी ये चोंच की हिफाजत भी तो करनी है। हाँ, चोंच लोहे की तो नहीं है। तो भाई उन्होंने तो अपने आपके ऊपर वार कर दिया जो उन्होंने करना था। उन्होंने जो अभी तक आपको रिजर्व सीटें आपकी डिस्क्वालीफाई की हुई हैं, तो उसके बाद आप उनके खिलाफ को कानून साजी नहीं कर सकते, कोई इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। नहीं, प्रोसेस शुरू हो गया, रात 2 ऑर्डिनेंस आ गए। मतलब आप देखिए, कहते हैं अत खुदादा वैर होता है। जो काम नहीं होने चाहिए एंड यू कॉल्ड फॉर देम। अब आपने देखी ना, आपने अगर पार्लियामेंट मुअत्तल की, सीटें खत्म करके लंबी तारीख डाल दी, और आपका ख्याल था मुल्क का पार्लिमानी निज़ाम हमने जेपटाइज कर लिया है, तो देख लीजिएगा 2 ऑर्डिनेंस आ गई हैं, नैब का भी और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का भी। अब आप हियरिंग करके वो ऑर्डिनेंस मतलब रास्ते तो फिर निकलते रहते हैं ना। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ऐसे इक़ामात नहीं देने चाहिए जिन पर अमल ना हो सके। उसके नतीजे में भी फिर आप देख लें, रात 2 ऑर्डिनेंस आ गए, 4 और आ जाएंगे। मैं अभी एक उमर चीमा का वीडियो देख रहा था। उमर हुँ, चीमा आपको पता है, बड़े हुँ, माने हुए जर्नलिस्ट हैं, कोई छोटे मोटे नहीं है। उनका ये कहना है कि मलिक रियाज साहब की जो बेवक्त ट्वीट आई है उसके पीछे भी एक ऑर्डिनेंस है, रेफरेंस है, कि जो अब रेफरेंस उनके कराची वाले ज़मीन वाले केस पे आने वाला है, तो वो चाहते हैं कि उन्होंने ये ट्वीट की अब बकौल उमर चीमा के, कि इसके बाद जितने भी यूतियाँ हैं वो पीछे खड़े हो जाएंगे पाइट पाइपर के, कि देखो जी इसने वादा माफ गवाह बनने से इनकार किया तो इसके खिलाफ अब रेफरेंस आ गया। इस बात में कितनी कुछ सदाकत है। देखिए उन्होंने कराची वाली ज़मीन की जुर्माना तो नहीं बर वक्त अदा किया ना, हम्म। और वो केस सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया पैसे वापस हुकूमत को भेजकर। सबसे बड़ी फेवर तो साकिब निसार साहब ने उनको यही दी हुई थी ना, कि जो पैसे सुप्रीम कोर्ट में रखे हुए थे और केस पेंडिंग रखा हुआ था, केस कंक्लूड हो गया। अब आप उन्होंने सुप्रीम को, आप कोई केस सब जुडिस तो नहीं है, और उस फैसले में लिखा हुआ है कि अगर वो पैसे नहीं देंगे तो रेफरेंस है। अगर मलिक रियाद पर रेफरेंस बनने शुरू होंगे तो एक रेफरेंस नहीं बनेगा, बहुत से रेफरेंस है। पिंडी का रेफरेंस है, लाहौर बहरिया का रेफरेंस है, 190 मिलियन का है, कराची का है। मलिक साहब ने कहीं भी फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ में तो काम नहीं किया। वो तो फाइलों को पहिए लगाकर काम करते थे, तो पहिए पंचर हो जाए तो फाइलें भी पंचर हो जाती हैं, और पंचर फाइलें फिर जो है वो नैब के पंचर घर में पहुंच जाती हैं। तो ये भी तो ज्यादती की बात है ना कि मलिक रियाज से सारे सियासी लोग मदद भी लेते रहे, वक्तन फवक्तन, कोई जहाज उड़ाता रहा उनका, कोई पैसे लेता रहा, कोई उनके थ्रू पेमेंट्स करवाता रहा, और फिर उन्हीं को आप दीवार से लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी गैर कानूनी काम कर रहे थे। तो सारों को उस वक्त नजर नहीं आ रहे थे गैर कानूनी काम जब हो रहे थे। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बिलाखिर तो छुरी के नीचे आएगी। आखिर एक दिन हिसाब का होता है। बारी आ गई मलिक साहब की, इतनी परेशानी वाली क्या बात है? नहीं है, एक आदमी है जिसने इस मुल्क को एक लाइफस्टाइल दिया, एक आदमी है जिसने इस मुल्क को घर बनाना सिखाया, एक आदमी है जिसने इस मुल्क की इकोनॉमी को बहुत कंट्रीब्यूट किया, और एक आदमी है जिसने चोरी नहीं किया। उसने प्राइवेटली किया जो भी किया, कुछ सरकारी ओहदा लेके नहीं किया। उसको हम कितनी दफा हमने चोरी तले ला इस सरकारी छुरी के नीचे तो वो कभी भी नहीं आया। चोरी से नहीं आया बचने ये तो। साक्षात चोरी से निसार साहब थे, वो भी सरकारी चोरी है। नहीं, अब वो तो उन्होंने पूरा कराची बैरी सरकारी जमीन पे बना लिया, तो क्या कहें उनको, उस पर सितारा जुर्रत दे देते। तो जब और फिर बना रहे थे तब कोई सरकारी महकमा हरकत में नहीं आया था ना, तो उन सरकारी महकमों का कुछ नहीं होगा। चले, अगर मेरे प्लॉट पे कब्जा हो जाए किसी सरकारी, तो आप कब्जा करने वाले को तो जायज नहीं करार दे सकते कि जी उसने कब्जा कर लिया वो बड़ा जायज है। ठीक है, किसी की कोताही होगी, मैं मान लेता हूँ, आसिफ जरदारी की, मुराद अली शाह की कोताही होगी। लेकिन मैं ये आप मलिक रियाज को तो बरी ज़िम्मा नहीं करार दे सकते ना, कि मुराद अली शाह की हुकूमत में हुआ। हम मान लेते हैं मुराद अली शाह ने आंखें बंद कर ली, इतनी बड़ी सरकारी ज़मीन पर कब्जा हो रहा था, उस पर बहरिया कराची बन रहा था, और मुराद अली शाह साहब सोए हुए थे। लेकिन बहरहाल उससे उनका कब्जा जायज़ तो नहीं हो जाता। मान लेता देखिए हूँ जहाँ आपकी तक बात। पता है ना, तकरीबन कोई 75,000 घर हैं बैरिया टाउन में।
इस्लामाबाद, कराची, लाहौर मिलाकर शायद 1.5 लाख घर की। तो भाई उन घरों को तो कुछ नहीं कह रहे, मलक रियाज नहीं, साहब मैं को कुछ कह और क्या, मैं भी, मेरी बात तो होने दो, क्योंकि ये सारी की सारी जो रजिस्ट्री है, ये तो नहीं है, ये तो मलिक साहब के ही नाम पे है। तो वो जो घरों को फाइलें मिली हुई हैं या अलॉटमेंट लेटर मिला है, वो बैरिया की तरफ से मिला है। तो अगर आप बैरिया को छुरी के नीचे लेके आते हैं तो उन बेचारे लोगों का क्या हो? फिर ऐसी सूरत में एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हो जाते हैं, कंपनीज जब लिक्विडेट होती हैं, कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स आ जाती हैं। कोई बात नहीं, बैरिया बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, तो डीएचए टेक ओवर कर लेगा और बेहतर तरीके से चला लेगा। कितनी सोसाइटीज को डीएचए ने टेक ओवर किया और चला रहे हैं, परेशानी वाली कोई बात। इतना अच्छा, इतनी अच्छी सोसाइटी है कि मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब वहां पे नहीं रहते, और जब उन्होंने अपना घर बनाना तो उन्होंने कहा मुझे तौबा, मैंने नहीं रहना मेरे पास इतने पैसे नहीं थे मुबशिर यहाँ। भाई। छोड़े यार अपना, आज हाँ, हम पैसों की बात ना करें, मैं आज लेकिन भी ये है डीएचए कि चाहता हूँ। मेरी बेगम की भी घर, बच्चे भी कहते हैं डीएचए में घर बनाए। मेरे अभी वसाइल इजाजत नहीं दे रहे, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं बना लूँ। ऐसा नहीं है नहीं, डीएचए आपने नजदीक तो घर वो है जो प्लाजा के पीछे होता है ना, पहले आप प्लाजा बनाएंगे फिर घर बनाएंगे, इसलिए देर हो रही है। नहीं। अभी अभी आप मेरे घर आते हैं, वो कौन से प्लाजे के पीछे छोटा सा एक घर है मेरा, इसमें आप आते हैं 10 मरले का। मेरे पास तो कोई इतने अभी पैसे नहीं है, लेकिन अल्लाह दे, मैं कोई इनकार नहीं कर रहा, अल्लाह इंशाल्लाह। देगा तो बनाएंगे। तो अल्लाह पाकिस्तान को कब दे रहा है? ये यूएई ने जो $10 बिलियन का कहा, ये तो सरमायाकारी है, और वो तो अब बातें तो ये ऐसी प्लेजेस तो बहुत होते रहे हैं। यूएई ने तो आज से पता नहीं कितने सदियों पहले पीटीसीएल के लिए भी प्लेज दिया होता, उसकी भी पूरी पेमेंट आज तक नहीं आई। तो ये कब तक प्लेजेस पे ही हम चलेंगे? मेरे ख्याल है आप एग्जीक्यूट हो जाएंगे। देखिए, मैं मुबशर लुकमान साहब, इस हुकूमत को जब मैं और आप आज बात कर रहे हैं तो 84 दिन हो गए हैं सिर्फ, ठीक है ना। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बने और हुकूमतें बने 84 दिन हो गए। हम अभी 84 दिन की कारकर्दगी देखें तो आईएमएफ से तीसरी किस्त आ गई थी। हम 84 दिन की कारकर्दगी देखें तो रिजर्व $16 बिलियन पे हैं। हम 84 दिन की कारकर्दगी देखें, स्टॉक 76,000 पे है। हम 84 दिन की कारकर्दगी देखें तो सऊदी अरब से सरमायाकारी की बातचीत बहुत अगले फेज में दाखिल हो चुकी है। 84 दिन की कारकर्दगी देखें तो यूएई का एक बड़ा प्लेज आ गया है। चाइना से सीपैक फेज 2 पे बात आगे चल पड़ी है, और एक फॉरेन मिनिस्टर का टूर हो गया है, एहसन इकबाल की बातचीत हो गई है, प्राइम मिनिस्टर चाइना जा रहे हैं, अमेरिका से ताल्लुकात ठीक हैं, आईएमएफ से अगले 6 बिलियन की बात हो रही है। तो 84 दिन में पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि 84 दिन में कुछ नहीं हुआ। 84 दिन में स्टेबिलिटी बहुत आई है इकोनॉमिक, और वो जो था डिफ़ॉल्ट कर जाएँगे। देखिए, अब परेशानी क्या है? अब तो परेशानी ये है कि हुकूमत ने अगर परफ़ॉर्म कर दिया तो फिर हुकूमत मुखालफिन का बनेगा क्या? आप सही देखिए, बात है, और परफॉर्मेंस तो होगी ना। जब वजीर आजम अनाउंस करते हैं कि 84 दिन के अंदर 84 बिलियन चुराने वाले गंदम चोरों को मैं पकड़ के चौराहे पे लटका दूंगा, तो अभी तक हमें पता भी नहीं चला कि गंदम केस का क्या हुआ। वो नए टेंडर भी शुरू हो गए और कीड़े मार गंदम भी उसमें आ गई, लेकिन वो जिन्होंने $1 बिलियन का ऑर्डर दे दिया, $1.3 बिलियन का, जब पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए आईएमएफ के आगे नाक से लकीरें निकाल रहा था, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं और इधर उधर हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। 84 दिन के अंदर ही वो जो है हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो भी आपके सामने है। 84 दिन के अंदर ही हमारी 5,600 मेगावाट बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ गया। 84 दिन के अंदर ही हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कॉस्ट है वो बहुत बढ़ गई, और सोलर के ऊपर इन्हीं 84 दिनों के अंदर सख्तियां की जा रही हैं कि किसी तरह लोग सोलर में ना कन्वर्ट हो जाएं, ताकि वो लोग जो हुकूमत के जो आईपीपीज के अंदर शुरका हैं या शेयर होल्डर्स हैं, उनके मुनाफों को नुकसान ना हो। तो 84 दिन में और भी बड़ी चीजें हुई है ना मुजम्मिल साहब। अब एक-एक करके जवाब देने देंगे? बिस्मिल्लाह। सोलर के हवाले से तो अभी क्या सराहियाँ हैं, कोई पॉलिसी आई नहीं, कोई सख्ती आई नहीं। खदशात का इज़हार है और मैं खदशात पर कमेंट नहीं करता। 2-3 दफ़ा गवर्नमेंट ने इस हवाले से ज़रूर क्लैरिफ़िकेशन दी है कि अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और अभी कुछ हुआ भी नहीं। लिहाज़ा मैं सोलर के हवाले से तो लॉ एंड ऑर्डर पे जो आप बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि टेररिज़्म पे कल भी 5 फ़ौजी शहीद हुए और आर्मी चीफ़ उनके जनाज़े में मौजूद थे।
टेररिज्म के खिलाफ और अफगानिस्तान के साथ जो हमारी टीटीपी के हवाले से लड़ाई है, वो बिल्कुल बहुत ही अगली स्टेज पर पहुंच गई है। और जो टेररिज्म दोबारा पाकिस्तान में सर उठाया है, उसकी लड़ाई आप देख रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं। और उसको मैं रूटीन लॉ एंड ऑर्डर नहीं समझता, वो तो एक एक्ट ऑफ टेररिज्म है जिसके खिलाफ फौज लड़ रही है। लेकिन रूटीन जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो तो मुझे मुल्क का ठीक लगता है एज कम्पेयर टू टेररिज्म। तो अपनी जगह मौजूद है और उससे उसकी हकीकत से हम इनकार नहीं कर सकते। अब आपने गंदम स्कैंडल की बात की, मेरे बहुत पर जलते हैं। मैं पिछले दिनों मुझे काकड़ साहब से मेरी मुलाकात हो गई और वो भी मुझसे काफी नाराज थे, क्योंकि आप ही के एक शो में मैंने उनके बारे में भी बात करती थी। तो आप समझे, उन्होंने कई जगह मेरी आपने शिकायत सिर्फ उनके बारे में तो नहीं की थी, आपने तो पिंडी के बारे में भी की थी। बिल्कुल, तो उन्होंने मेरी शिकायत पिंडी भी लगाई और सब जगह लगाई। लेकिन मैं अब भी इस बात पर कायम हूँ कि वो जो है, वो निगरान हुकूमत का एक फ़ियास्को है। और उस पे माफ़ी इसलिए नहीं होनी चाहिए कि वो निगरान हुकूमत के लोग जो हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के नॉमिनीज़ थे और इसलिए उनको को मुक़द्दस गाय समझा जाए। मैं आपसे इस बात पर मुत्तफ़िक हूँ। और वो जो हकीकत है कि एस्टेब्लिशमेंट के लोग मुक़द्दस गाय होते हैं, उस हकीकत से भी मुझे इनकार नहीं है। लेकिन अगर आप उसको इस हुकूमत के 84 दिनों का फ़ियास्को करार देना चाहते हैं, वो आपका हुस्न नज़र हो सकता है, लेकिन हकीकत नहीं। नहीं, जब आप अब किसी चोरी को तो पर्दे डालें, आप सर उसको मैंने हथकड़ी ना डालें, तो फिर सर 84 हो या 284 दिन हो, हम उसको चोर के साथ साथी मानेंगे ना। बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं और हमें दबाव बढ़ाना चाहिए, लेकिन किसी की मुक़द्दस गाय की हैसियत को भी समझना चाहिए। या अगर किसी कोई एसएचओ दा यार होवे ते फिर उन्होंने लाके थाने च कोई नहीं फड़दा, क्योंकि वो एसएचओ दा यार हुंदा है। ते एसएचओ दी यारी तुहानू पता है फिर कितनी भारी है। मैं इससे यानी ज़्यादा आपका नहीं मतलब है कि आप दो फिर लोगों के नाम ले रहे हैं कि काकड़ साहब और मोहसिन नकवी, क्योंकि हमारे एसएचओ के तो यही यार है ना। हाँ, बिल्कुल यही दोनों यार हैं। जैसे फैसल वाडा साहब भी एसएचओ के यार हैं और भी बहुत से लोग एसएचओ के यार हैं। सरफराज बुख्ती तो एसएचओ के फैसल यार वाडा हैं। साहब का तो स्क्रिप्ट भी वही है जो एसएचओ देता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो सभी जो काकड़ साहब का वो स्क्रिप्ट नहीं है, सरफराज बुख्ती का वो स्क्रिप्ट नहीं है। मेरा मतलब है किसका वो स्क्रिप्ट नहीं है जो एसएचओ का यार है। अब तो आप देखें गंडापुर का भी वही स्क्रिप्ट है। सुना है एसआईएफसी की मीटिंग में 2 दफ़ा उठ के उन्होंने आर्मी चीफ की तारीफ की है और अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। और अगले दिन वो एसएचओ के यारों के पास मोहसिन नकवी के पास पहुंचे हुए थे, बिजली का मसला हल करने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेटेड के साथ। तो इसलिए आप एसएचओ की यारी की ताकत को इतना कमज़ोर मत समझें। ये जो मीडिया ऑर्डिनेंस आया है, ये जो बिल पास हुआ है पंजाब असेंबली से, आप इसके हक में? जी, मैं इसके आगे मीडिया में कौन सा इदारा है जिसने वो हरकत की है जो इसमें मेंशन? ना भी की हो, नहीं, ये कत्ल ये किया। एक मिनट, पाकिस्तान की तारीख में आज तक मीडिया में कौन सा इदारा है जिसने वो हरकत की है जो पंजाब असेंबली के बिल में? मैंने क्या हरकत है, आप ज़रा एक्सप्लेन कर दें? कि आपने फर्ज करें मुबशर लुकमान की तस्वीर लगा के किसी जानवर के साथ लगाई और यानी आपने कुछ जोक क्रैक किया, यही बेसिकली है ना। बेसिकली उनसे सोशल मीडिया काबू नहीं हो रहा, तो हर मीडिया को उन्होंने रगड़ा मार देखिए, मुबश्शिर लुकमान साहब, मैं ये समझता हूँ कि कोई पीका ऑर्डिनेंस नहीं होना चाहिए, कोई कैमरा की नहीं होनी चाहिए, कोई मीडिया के लिए स्पेशल लॉज़ नहीं होने चाहिए। दुनिया में मीडिया के लिए एक ही लॉज़ बने हैं और वो है डेफामेशन लॉज़। मीडिया को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ डेफामेशन के कवानीन होते हैं, उनके लिए कोई स्पेशल कवानीन नहीं बनाए मुजम्मिल जाते। साहब, डेफामेशन के कवानीन उस वक्त स्टैंड करते हैं जब आर्टिकल 19 के तहत, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत, हुकूमत हर सहाफ़ी को जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाए वो प्रोवाइड करे जो उसका आईनी और कानूनी हक है। जब हुकूमत अपना काम पूरा नहीं करती तो फिर खबर में गलती होगी, हमेशा होगी। आप भी साहब हैं, आपको पता है मैं क्या बात कर रहा आपकी दलील बहुत कमज़ोर है। मैं आपकी हूँ। दलील ये नहीं हुकूमत तो समझता। बहुत तगड़ी है ना, इसमें सब कुछ मैं ये नहीं, आप झूठी खबर देने की कोई दलील नहीं दे सकते कि मैंने झूठी झूठी नहीं खबर है। दी। आप नहीं, नहीं, खबर के ऊपर झूठी बैठे रहें, आप खबर उसका जवाब ना दें। चले मैं आपको एक खबर दे देता हूँ, मैं आपको हुँ, खबर दे, किर्गिस्तान में हुँ, पाकिस्तानी तलबा के साथ जो हुआ आपको पता है, मुझे पता है। और जो मुतअद्दिद, आज आपको ये भी बता दूं कि 2010 में 5 पाकिस्तानी तलबा वहाँ शहीद हुए थे।
फिर 2019 में हुए, फिर 2020 में। लेकिन आपके फॉरेन ऑफिस ने आज तक ट्रैवल एडवाइजरी नहीं दी उसके ऊपर। मैं खुद पूछता रहा हूँ उनसे और इसका जवाब नहीं आ रहा। अब जब मैं कहूंगा कि उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी नहीं दी, तो को बैक डेटेड एक चिट्ठी निकाल देंगे कि देखो ये झूठ बोला है, अब इसको 3 करोड़ रुपया फाइन करो और इसको 2 साल की कैद दे दो। स्टॉप, आई मीन फार्सिकल लॉस मत बनाए। आपने सुप्रीम कोर्ट के हाँ, मुताबिक ये काम अपने है। मैं आपकी हुकूमत को भी एक तफरीक और घटिया कानून मत बनाए जो आपके अपने गले में पड़ेंगे आप। मुबश्शिर लुकमान साहब, पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया के बच्चे हैं हम। उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी मुझे दी। अपने बच्चों की फिक्र है सर, मुझे ऐसे ना करें। इमरान खान के बच्चों की फिक्र है, ना मियां नवाज शरीफ के, ना जरदारी साहब के। अपने बच्चों की फिक्र है। कम बच्चे हैं और ममालिक के बहुत बच्चे हैं जो वहाँ मौजूद हैं पढ़ने के लिए। बच्चे अपनी मर्जी से गए हैं, कोई हुकूमत ने तो नहीं भेजा कि आप वहाँ जाके इसलिए अब आपको मैं ये बताता हूँ, ठहर ठहर नहीं। मुबश्शिर मान जाए, मुझे बात पूरी मैं आपको इमोशनल हिस्ट्री बता रहा हूँ मुजम्मिल साहब। आप अपनी डिग्री को रिकॉग्नाइज नहीं करते यहाँ पे। और एक टाउट है जो उसने किराए के वहाँ पे कॉलेजेस खोले हुए, मेडिकल कॉलेजेस किराए की बिल्डिंगें लेके उनके ऊपर, वही ट्रैवल एजेंट भी है, वही उनके हॉस्टल प्रोवाइडर भी है, वही यहाँ पे फॉरेन ऑफिस में सबको खिलाता पिलाता है। उस टाउट को बचाने के लिए हर चोंच बंद है। ये है अलमिया। अच्छा, मुझे अब मैं जब नया डाउट है, मुझे तो फिर पर चलते हैं। नहीं नहीं, नाम ले ही ना जी, क्यों नहीं लेते? अब मैंने रोका आपको, भूल के लिए नाम। नहीं नहीं, पर चलते हैं ना। अब तो आपका कानून आ गया ना कि अब इसके ऊपर कोई भूल मैं कुछ नहीं नहीं आपका जर्मन शेफर्ड कुत्ते की तरह सुन के प्रूफ लाऊं, नहीं ना होता मुजम्मिल। आप ही खबर देते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। खबर ऐसे नहीं होती और उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। आप देखिए खबर देने के तरीके हैं। आप 3-4 बच्चों के शॉर्ट्स लेके उनके, पूरी दुनिया में क्या होता है, खबर में कोट्स होते हैं कि फला, मेरी मोहम्मद क्लैन से बात हुई, उसने कहा मैं इस बंदे के जरिए बेसिकली गया। आप ये चाहते हैं कि इस मुल्क में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म खत्म हो जाए और ही सेड शी सेड वाली जर्नलिज्म जो है ना, इन्होंने ये कहा, अब आप क्या कह रहे हैं, आपने क्या कहा। प्रॉब्लम एक और है, सरकारी इदारे जवाब नहीं है। मैं अगर इसी बात पे मरियम औरंगजेब को, उज़मा बुखारी को, अता तारड़ को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, फॉरेन मिनिस्टर को मैं लेना चाहूंगा, उनमें से कोई भी नहीं आएगा, ना फॉरेन ऑफिस आएगा। तो मैं अपना वन साइडेड ही दूंगा ना। वो कहेंगे ये ड्रामे अपने बच्चे सामने खड़ा करके उनसे शॉर्ट्स ले लिए। मुबश्शिर लुकमान साहब, मैं झूठी खबर देने का कोई एक्सक्यूज मानने के लिए तैयार नहीं। नहीं जी मैं मुझे कह रहा झूठी खबर, मैं इनकम्प्लीट खबर की बात कर रहा हूँ। इनकम्प्लीट खबर नहीं नहीं, आपको करती है। ये जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी है कि उसने अपनी खबर को मुकम्मल करना है। वो Right. डॉक्यूमेंट आए, Right. ठीक है। डॉक्यूमेंट्स करिए, वो वो जर्नलिस्ट जिससे इस मुल्क में किसी टीवी चैनल पे काम करना है, वो अच्छी हाउसिंग सोसाइटियों के मुतालिक लोगों को बताएगा, क्योंकि 14 चैनल के मालकान जो है हाउसिंग सोसाइटियों के मालिक है, जिनमें कई जाली है। जो कई अखबारों के मालकान जो है वो जाली सोसाइटियों के मालकान है। हम किसी चैनल में बैठ के उनका नाम ले सकते हैं? खुदा के लिए लोगों को कैसे वार्न करें कि बेवा औरतें अपनी पेंशनें ना लगाएं, पेंशनर अपनी सारी रकम वहां पे ना डबोएं। हम जब करेंगे हमारी मालकान हमें निकाल दें। ये है तो भाई ये देखिए, आप अपने यूट्यूब अभी नाम तो मलक रियाज का भी किसी चैनल पे लेने की इजाजत नहीं है। नहीं, वो अपनी किसी मर्जी से नहीं ले रहे थे, उनका किसने है उमर चीमा साहब उसके ऊपर सरकार, उसके ऊपर आप कह रहे हैं छुरी तने ला उमर चीमा साहब रेफरेंस ला रहे हैं। तो जब उमर चीमा दौलत, फौज और हुकूमत तीनों उनके खिलाफ हैं, तो चैनल को तो कोई नहीं रोकेगा ना उनका नाम लेने से। लोग अगर नहीं ले रहे तो अपनी मर्जी से नहीं ले रहे। उमर चीमा साहब जिस चैनल में, जिस इदारे में काम करते हैं, उसने मलक रियाज साहब की स्टोरी की है? मुझे नहीं पता, मैं नहीं देखता। नहीं नहीं, है की ही नहीं। किसने की है? डॉन के अलावा किसी ने नहीं की। ये जो एडिटोरियल कंट्रोल है मालकान का, ये अपनी जगह मौजूद है। और सोशल मीडिया ने, हमारे डिजिटल मीडिया ने मालकान के एडिटोरियल कंट्रोल को तोड़ा है। और देखिए ना, आप यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, आप तो किसी मालिक के मतहत नहीं है ना इस वक्त। आप अपने मीडिया में बात कर, मैं भी हो जाऊंगा इसलिए मैं नहीं कह रहा। अच्छा नहीं हूँ। अब मैं हो जाऊंगा इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा। मैं किर्गिस्तान पे दोबारा आना चाहता हूँ। मुबश्शिर लुकमान, जी मेरी एक बात समझे। जी किर्गिस्तान के ऊपर पहली बात तो ये है कि सिर्फ पाकिस्तान के बच्चे किर्गिस्तान में नहीं थे बेशिक में। दुनिया के कई ममावा 60,000 बच्चा था। पाकिस्तान के तो 14,000 बच्चे थे। इंडिया के बच्चे हमसे ज्यादा थे और ममालिक के बच्चे हमसे ज्यादा थे। इसी मुल्क ने इस तरह रिएक्ट नहीं किया जिस तरह पाकिस्तान ने रिएक्ट किया है।
इंडियन फॉरेन ऑफिस का प्रेस रिलीज पढ़ें जो उन्होंने इस पाकिस्तान पे जारी किया है। ये जो चीज सूट करती है हम उस पे आए थे। इमरान आपने खान यही तो कहता रहा कि तोता खाना से किस किस ने क्या क्या लिया वैन के, तो कौन सा तो सिर्फ इमरान खान के ऊपर रिएक्ट किया ये कह के कि तुम गलत कह रहे हो। नहीं बाकियों को तो पूछा भी नहीं, किसी के पास BMW गाड़ी निकली, किसी के पास मर्सिडीज निकली, किसी के पास हीरो कार निकला। एक मिनट, मुबशर लुकमान साहब ये गरीबों के बच्चे थे जो पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं। नहीं, गरीब के अमीर के बच्चे बच्चे नहीं होते। अमीर के बच्चे अमीर के पास ये इस्तात हासिल है कि वो अपने बच्चों को कमर्शियल फ्लाइट्स पे वापस ला नहीं आ सकें, सकते, फ्लाइटें नहीं है दे सकें। कि और वो भाई अपना फ्लाइटें नहीं थी बड़ी आप इंडिया कोई सिर्फ दर्द क्यों भेज रहे हैं आप? अगर फ्लाइटें हैं तो क्यों भेज इंडिया रहे हैं 130 पे? नहीं, तो ये तो प्रेशर में आ गए ना आप जैसे लोगों के, नहीं भेजना चाहिए था। आप जैसे लोगों के प्रेशर में आके हुकूमत ने ये किया। मैं किसी और मुल्क ने अपना C-130 भेजा है, उनके बच्चे नहीं थे। सर मुझे किसी और मुल्क से फिक्र नहीं है, रिस्क पे मुझे गए हो। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानी बच्चों की फिक्र है। आपने उन बच्चों की तरफ इतनी ज्यादा देरी की क्योंकि उनमें से अक्सरियत तहरीक इंसाफ की सपोर्टर्स थी। ये सच बोल रहा हूँ। आपको कहा कहते हैं तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, इनको सड़ने दो बाप। कोई सर नहीं, मैं इस अगर वही नून लीग के सपोर्टर होते हैं या पीपल्स पार्टी के तो उड़ा उड़ा के बुलाना था आपने। मैं इस बात के जाना खिलाफ था सारे लीडरों ने वहां पे। मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि उनके ऊपर टैक्स पेयर्स का 1 रुपया भी खर्चा जाए। क्यों टैक्स पेयर्स के पैसे उनके ऊपर खर्चे जाएं? उनके वालिदैन हजारों डॉलर फीस देते हैं किर्गिस्तान की हुकूमत को, वो अपने बच्चों का किराया भी पे करें। इसलिए कि आप लोग यहाँ पे प्रॉपर मेडिकल कॉलेजेस बनने नहीं देते, इसलिए बाहर जाना पड़ रहा है ना। वो नहीं कितनी भैया, मुश्किलों में रहे। आप ये हजारों मिलियन डॉलर जो है अपने मुल्क में कर सकते हैं अगर आप यहाँ मेडिकल कॉलेजेस सही बनने थे, या सरकारी बना ले या गैर सरकारी लोगों को इजाजत दे दे। खुद करना नहीं, दूसरे को करने नहीं देना। आपके बच्चे क्योंकि सारे बाहर हैं तो दूसरों के बच्चों पे आप कह रहे हैं ये टैक्स पेयर के बच्चों पे वो उस पे क्यों पल रहे हैं। नहीं मुजम्मिल, ये गलत बात है। ना ये नालायक बच्चे हैं, यहाँ मेरिट पे दाखिले नहीं ले सके हैं, इनको दुनिया के किसी अच्छे मुल्क की अच्छी यूनिवर्सिटी में भी दाखिला नहीं मिला। ये नालायक बच्चे हैं, ये इसलिए मैं भी नहीं करता। बच्चे जो होते हैं, बच्चे जो हमारा जो तालीमी निज़ाम है ना, वो अच्छे खासे बच्चे को नालायक कहता है। मैंने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं, अच्छे खासे बच्चे को नालायक कह देता है। और कहने की बात है, मुझे लाइक कहते थे मेरे असातिज़ा, मुझे लाइक कहते थे। मेरा कभी वो स्कोर नहीं आया O लेवल्स का या A लेवल का या इंटरमीडिएट का या कहीं का भी, जो मेरे उस्तादों को मेरे से उम्मीद थी और जिससे नहीं थी। बच्चे और वो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग रिजल्ट लेके आए मेरे अपने क्लास में। इनके वालिदैन के पास पैसे थे, ये वेस्ट में कहीं अच्छी यूनिवर्सिटियों में नहीं दाखिल हो सकते थे, नालायक थे। इनके वालिदैन के पास पैसे थे, उन्होंने पैसे के तौर पे इन्हें किर्गिस्तान में दाखिल करा लिया। ये अमीरों के वो नालायक ये जो है ना, ये एक डिबेट छोड़ते हैं, ये किसी और टाइम के लिए छोड़ते हैं। लेकिन अगर आप सही टाइम पे रिएक्ट कर लेते तो शायद वो तहरीक इंसाफ को छोड़ के आपके स्कूटर पर जाते। अब तो आपने मोहर लगा दी कि नहीं नहीं नहीं, नहीं। बिल्कुल इन टैक्स पेयर्स पे 1 रुपया नहीं खर्च हो सकता। ये गरीबों के बच्चे नहीं है, ये अमीरों के रईसों के बच्चे हैं। इनके तो वालिदैन जिन लोगों को आप लोगों ने इजाजत दी है ना कि इन बच्चों को रिक्रूट करके ले जाओ, जिनसे आपके काकड़ साहब, आपके अमीर मकाम साहब, आपके शेख रशीद साहब, जिनके वो फ्रंट मैन के तौर पे काम कर रहे हैं और वहां पे लोगों को लूट रहे हैं, वो आप ही के हुक्मरान है। जिनके वो फ्रंट मैन है जो वहां पे लूटने वाले हैं, ये बच्चे अपने कहने पे नहीं गए, ये आप लोगों के बरगलाने पे गए। ये अपने समझ है और अपनी नालायकी की वजह से मार गए। चले मुजम्मिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश करेंगे इसी हफ्ते में आपको दूसरी बारी भी ले आएं, आपके बड़े नागे हो गए हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। इस चैनल को देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।